हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेल ऑर्डर रिटेलिंग, जिसमें हम लोगों ने मेल ऑर्डर रिटेलिंग का डेफिनेशन डिस्कस किया था एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया था फीचर्स के बारे में। मेल ऑर्डर रिटेलिंग के फीचर्स को, कुछ विशेषताओं को हम लोगों ने डिस्कस किया था। मेल ऑर्डर रिटेलिंग में जो सेलर होता है वो कांटेक्ट करता है पोटेंशियल बायर्स को थ्रू एडवर्टीजमेंट और मेल पब्लिसिटी। एडवर्टीजमेंट के माध्यम से या मेल पब्लिसिटी के माध्यम से सेलर जो है वो उन बायर्स को कांटेक्ट करता है जिनको वो अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर सके, या वैसे बायर्स जो उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि प्राइस लिस्ट सेंड करके जो प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट होगा वो अगर कस्टमर तक रीच कर जाए तो कस्टमर डेफिनेटली उस प्राइस को उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए तैयार होगा, अगर वो जो प्राइस लिस्ट है वो उसके इनकम के अनुसार है, यानी जितना वो एक्सपेंस कर सकता है, जितना वो खर्च कर सकता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, तो वो उस लिस्ट को देख करके परचेजिंग कर सकता है। देन सैम्पल्स या बुकलेट्स ये जो होते हैं, इनके थ्रू जो सेलर होता है वो बायर्स को कांटेक्ट करता है या बायर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। बायर जो होते हैं वो प्राइस लिस्ट, सैम्पल्स या बुकलेट्स को गो थ्रू करते हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन रहता है उसको वो लोग पढ़ते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये हमें एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकता है, या हम इसमें अगर पैसा खर्च करेंगे तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इस प्रोडक्ट से मिलेगा। फीचर्स में हम लोगों ने देखा था कि जो सेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, यानी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट को नंबर ऑफ कंज्यूमर तक रीच करवाता है, उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन वो रीच करवाता है। तो वहाँ पर कोई लिमिटेड एरिया नहीं है, मैक्सिमम एरिया को वो कवर कर रहा है। देन आफ्टर हम लोगों ने देखा कि मेल ऑर्डर रिटेलिंग करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक प्लेस पर कोई शॉप नहीं होना चाहिए, यानी कहीं से भी आप वो बिज़नेस कर सकते हो, ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं लगता है इसमें। तो ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस के बारे में। मेल ऑर्डर रिटेलिंग का जो मेरिट है, उसके फ़ायदे हैं, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। पॉइंट नंबर 1 इज़ लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। एडवांटेज में जो पहला पॉइंट है वो है हमारा लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर बिजनेस हमारा रन करवाना है या बिज़नेस को ग्रो करवाना है, बिज़नेस को सरवाइव करवाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बिज़नेस के लिए होता है वो होता है फाइनेंस, कैपिटल। बिना कैपिटल के, बिना पैसे के कोई भी बिज़नेस को कोई भी बिजनेसमैन स्मूथली रन नहीं करवा सकता। अगर बिजनेसमैन चाहता है कि हमें अपने बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, बहुत सारा काम करना है, कस्टमर को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करना है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उस बिज़नेस में कैपिटल की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। लार्ज स्केल बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लार्ज स्केल पर हो रहा है। तो बिज़नेस का जो स्केल होगा उसी के हिसाब से उसमें कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम लोग स्मॉल स्केल बिजनेस को रन कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट उसी के अनुसार होगा। अगर लार्ज स्केल बिजनेस में हम मिनिमम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पाएगा।
ओके। तो अब देखना है कि जो मेल ऑर्डर रिटेलिंग है इसमें जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, या हम कम से कम इन्वेस्टमेंट करके, या बिजनेसमैन इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करके मेल ऑर्डर रिटेलिंग को कैरी कर सकता है, या इसके थ्रू वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। दिस बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विथ लिमिटेड कैपिटल। ये जो बिजनेस है इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, तो कैपिटल चाहिए होगा। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर हम लोग केवल मेल ऑर्डर रिटेलिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग इस लिमिटेड कैपिटल को इन्वेस्ट करके, ओके, कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो बिजनेसमैन के द्वारा इसमें कैपिटल लगाया जाएगा, पैसा लगाया जाएगा, वो लिमिटेड कैपिटल होगा। ओके, अनलिमिटेड कैपिटल की या हम लोग बात करते हैं कि ज़्यादा कैपिटल किस में लगेगा, तो ज़्यादा कैपिटल उसमें लगेगा जिसको रन करवाने के लिए या एज वेल एज स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होगी, जो लार्ज स्केल बिजनेस में काउंट होगा। जो हमारा बिजनेस लार्ज स्केल में काउंट होगा उसमें कैपिटल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें कोई एक दो एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं करना है। जब हम लार्ज स्केल बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को फुलफिल करना होगा। अगर हम मेल ऑर्डर रिटेलिंग की बात नहीं करते, केवल रिटेलिंग कर रहे हैं, तो रिटेलिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर शॉप होना चाहिए। उस शॉप में हर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए जो उस लोकेलिटी का डिमांड होगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर समय उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर शॉप में अवेलेबल रखना होगा। कौन रखेगा? रिटेलर रखेगा। तो रिटेलर के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसे हर समय प्रोडक्ट को अवेलेबल रखना है। मान लेते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट है, वो उसके पास केवल 5 पीस है, तो 5 पीस है तो वो 5 कस्टमर के द्वारा सेल आउट हो जाएगा। या मान लेते हैं कि 3 कस्टमर ने आकर के उस प्रोडक्ट को परचेस कर लिया, लेकिन जो बाकी के कस्टमर हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फिर से वो प्रोडक्ट अवेलेबल रिटेलर को रखना होगा। अगर वो प्रोडक्ट अपने शॉप में अवेलेबल नहीं रखेगा तो 1 से 2 बार कस्टमर विजिट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इसने तो अपने बिजनेस में वो चीज़ अवेलेबल रखा ही नहीं होगा, तो हम जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मेल ऑर्डर रिटेलिंग में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल की आवश्यकता होती है वो लिमिटेड होती है। एज नो इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड इन शॉप, और शॉप में या शॉप के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। शॉप मतलब एक पर्टिकुलर दुकान होगा। मान लेते हैं कि ये लोकेलिटी है, ये जो एरिया है, ये एरिया एक रेसिडेंशियल एरिया है। तो इस रेसिडेंशियल एरिया में अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर उसे अपना बिजनेस रन करना है तो उसे एक अपने बिजनेस में एक अपना शॉप को ओपन करना होगा। यहाँ पर उसका दुकान होगा, शॉप होगा, और वो पर्टिकुलर इस पूरे बिजनेस इस रेसिडेंशियल एरिया में अपने बिजनेस को कैरी करेगा। तो उसको फिर लार्ज कैपिटल की आवश्यकता होगी, अगर हम कंपेयर करेंगे मेल ऑर्डर रिटेलिंग से, तो है ना। लेकिन मेल ऑर्डर रिटेलिंग में कैपिटल जो है वो नहीं लगता है, या पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। किसके लिए? शॉप के लिए। यानी हमें यहाँ पर शॉप की आवश्यकता नहीं है। एक पर्टिकुलर प्लेस पे शॉप को ओपन करके उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रखना है। कम से कम पूंजी में कम से कम प्रोडक्ट के साथ हम अपने बिजनेस को भी कैरी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है शॉप के रिगार्डिंग फर्नीचर एंड स्टॉक्स। अगर शॉप ओपन होगा या पर्टिकुलर शॉप कोई बिजनेसमैन इस एरिया में रन कर रहा है, तो क्या केवल दुकान ले लेने से उसका बिजनेस कैरी हो जाएगा? नहीं होगा। उसके बिजनेस में किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? तो फर्नीचर्स की आवश्यकता होगी। अगर उसने प्रोडक्ट को अपने स्टोर में रखना है, उसी प्रोडक्ट के थ्रू वो प्रॉफिट कमाएगा, तो प्रोडक्ट को रखने के लिए फर्नीचर्स चाहिए होगा, शेल्फ्स बनाने पड़ेंगे, तभी तो कस्टमर आकर के उस प्रोडक्ट के बारे में जान पाएंगे और प्रोडक्ट को देख पाएंगे। तो विजिबल होना चाहिए। डिस्प्ले करने के लिए उस प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर जगह होगा, प्लेस होगा, तभी तो कस्टमर आकर के देख पाएंगे।
स्टॉक को रखने की आवश्यकता नहीं है, यानी गुड्स को हर समय अवेलेबल रखने की आवश्यकता नहीं है। ये किन चीज़ों में होगा? जहाँ पर हमारा बिजनेस एक दुकान में चल रहा होगा, यानी हमारा जो बिजनेस है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर शॉप में अगर कैरी हो रहा है, वहाँ से अगर हम रिटेलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर शॉप प्लस फर्नीचर एंड स्टॉक ऑफ गुड्स रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कस्टमर को वहीं पर आकर के अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करना है और वो जो शॉप होल्डर है या जो ट्रेडर है वो अपने उस पर्टिकुलर एरिया की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। लेकिन मेल ऑर्डर रिटेलिंग में जो रेंज होता है वो बहुत वाइड होता है, यानी बहुत बड़े एरिया को वो कवर करता है, लिमिटेड एरिया के लिए वो अवेलेबल नहीं होता है। यानी केवल इसी एरिया की बात करें तो केवल इसी एरिया के लिए वो शॉप रन नहीं हो रहा है। मेल ऑर्डर रिटेलिंग जो है वो वाइड रेंज कवर कर रहा है। तो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखा जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि जो इसमें एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर बिजनेस को कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस की आवश्यकता है तो उतना कैपिटल लगेगा, यानी जितने खर्च होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा पैसा भी उतना ही लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए प्रोडक्शन हाउस बनाना पड़ेगा, मशीनरी को अवेलेबल रखना होगा, प्लांट एंड मशीनरी लगाना पड़ेगा, देन आफ्टर एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा, सप्लायर से डीलिंग करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, फिर जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको पैक करना पड़ेगा। तो बहुत सारा प्रोसीजर होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जब एक बिजनेसमैन एक प्रोडक्ट को बनाता है, तो उसको हर स्टेप पूरा करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है। लेकिन मेल ऑर्डर रिटेलिंग में बहुत सारे एक्सपेंसेस नहीं करने होते हैं रिटेलर को, क्योंकि वो केवल तभी ऑर्डर सप्लाई करेगा जब वो कस्टमर के द्वारा डिमांड किया जाएगा। ओके, उसे किसी भी जगह पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके नहीं रखना है, या वो हर समय उस प्रोडक्ट को लेकर के अवेलेबल नहीं होगा। केवल वो एडवर्टीजमेंट में या मेल पब्लिसिटी के द्वारा वो अपने प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन देगा। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड होगा तो फिर वो क्या करेगा? ऑर्डर करेगा। ऑर्डर करने के बाद जो सेलर है वो कुछ समय लेगा और देन फिर वो उसे पोस्टल सर्विस के द्वारा उसके घर तक रीच करवा देगा। तो जितना अदर एक्सपेंसेस था वो तो माइनस हो गया, वो तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस इसमें हो जाते हैं जो अदर बिजनेस में नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, या मिडिल मैन का कोई इसमें रोल नहीं होता, या कोई वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। देयर इज़ नो नीड फॉर मिडिल मैन। इसमें मिडिल मैन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड ऑफ मिडिल मैन as there is a direct contact between the buyer and seller। जब सेलर और बायर का जो कांटेक्ट होगा अगर वो डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट में कौन कौन से लोग आ जाएंगे? तो हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन चेन में सबसे पहले हमारा आता है मैन्युफैक्चरर, फिर आते हैं हमारे होलसेलर, देन रिटेलर एंड कस्टमर। तो कस्टमर तक यहाँ प्रोडक्ट रीच करवाने के लिए होलसेलर और रिटेलर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरर अगर डायरेक्टली सेल करता है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट बिल्डअप कर रहा है। जो सेलर अगर डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है रिटेलर को तो वो डायरेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मीडिएटर के थ्रू या एजेंट्स के थ्रू या मिडिल मैन के थ्रू अगर वो कांटेक्ट कर रहा है तो वो डायरेक्ट में काउंट नहीं होगा, फिर वो इनडायरेक्ट में काउंट हो जाएगा। लेकिन मेल ऑर्डर में हम लोगों ने देखा कि जो बायर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा किसे? सेलर को। यहाँ पे मिडिल मैन का कोई रोल नहीं होगा कि वो मिडिल मैन के पास जाएगा फिर वो उसे ऑर्डर देगा, तो फिर मिडिल मैन जा कर के मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देगा, फिर वो एज़ पर द ऑर्डर फिर वो प्रोडक्शन करेगा, फिर कस्टमर तक वो प्रोडक्ट रीच करेगा। तो ऐसा सिचुएशन मेल ऑर्डर रिटेलिंग में नहीं होता है, क्योंकि बायर जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट को पढ़ने के बाद,
एडवर्टीज़मेंट में जितनी सारी चीज़ें मेंशन है उसको पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है, फिर जो कांटेक्ट करने का जो वो नंबर दिया होता है तो उसके थ्रू वो लोग उससे कांटेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को अपने घर तक रीच करवा सकते हैं। इट सेव द अमाउंट ऑफ कमीशन टू बी पेड टू द मिडिल मैन। अब कोई भी मिडिल मैन है, अगर वो अपने आप को किसी काम में इंगेज करता है या उसी के माध्यम से अगर कोई काम होता है तो डेफिनेटली वो व्यक्ति चाहेगा कि मुझे इस काम के बदले कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर मिले या कुछ कमीशन दिया जाता है जिसके थ्रू जो प्रोडक्ट है वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक रीच करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, वो होलसेलर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक एजेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, यानी मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में एक और मिडिल मैन इंक्लूडेड होता है जिसे हम एजेंट के नाम से जानते हैं। वो एजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ होलसेलर से कॉन्टैक्ट बिल्डअप करता है, कॉन्टैक्ट बनाता है। कॉन्टैक्ट बनाने के बाद वो मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट के का इंफॉर्मेशन उन तक सप्लाई करता है, यानी वो बताता है कि ये पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर है, इसने ये प्रोडक्ट बनाया है, आप नंबर ऑफ रिटेलर से कांटेक्ट में रहते हो तो आप इस प्रोडक्ट को सेल आउट करो, इसके बदले आपको भी फ़ायदा होगा और कंपनी को भी फ़ायदा होगा। तो वो क्या करता है कि कंपनी के साइड से या मैन्युफैक्चरर के साइड से कुछ कमीशन लेता है। उसका काम ही है उस प्रोडक्ट को नंबर ऑफ होलसेलर प्लस नंबर ऑफ रिटेलर्स तक रीच करवाना, यानी फाइनली कंजम्पशन किसके थ्रू करवाना है, तो कस्टमर के थ्रू करवाना है। तो कस्टमर तक प्रोडक्ट को रीच करवाने के लिए उससे पहले उसे होलसेलर और रिटेलर तक उस प्रोडक्ट को रीच करवाना है। तो रिटेलर तभी जान पाएगा जब उसका इन्फॉर्मेशन होलसेलर के पास होगा और होलसेलर तक इन्फॉर्मेशन एजेंट के थ्रू मैन्युफैक्चरर रीच करवा देता है। अब होलसेलर को लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, हमें लेना चाहिए, कस्टमर इंटरेस्टेड होगा, तो फिर वो एजेंट की बातें मान लेता है और उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है। तो एजेंट जो है वो इतना पोटेंशियल क्यों लगा रहा है, एजेंट इतना एफर्ट क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसे बोला गया है कि आप हमारे प्रोडक्ट को मैक्सिमम सेल करोगे तो हम आपको पर प्रोडक्ट या इतने प्रोडक्ट पर इतना कमीशन देंगे। तो वो तो यही चाहेगा कि हम मैक्सिमम प्रोडक्ट को सेल आउट कर दें और हम मैक्सिमम कमीशन अर्न कर पाए। तो जब भी मैक्सिमम कमीशन की बात होगी या कमीशन का वर्ड जो है वहाँ पर मेंशन होगा तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर खुद से तो पे नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरर भले उसको पे करेगा लेकिन फिर वो गेन कर लेगा होलसेलर रिटेलर के थ्रू और फाइनली कस्टमर पे सारे बर्डन आते हैं तो कस्टमर के थ्रू वो अर्न कर लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब कमीशन इंक्लूडेड होता है या नंबर ऑफ एजेंट्स या मिडिल मैन ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर जो अमाउंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का या जो प्राइस होता है वो रीच कर जाता है, वो बढ़ जाता है। लेकिन मेल ऑर्डर रिटेलिंग में मिडिल मैन का कोई रोल नहीं है या कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो सेलर होता है वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन बायर तक रीच करवा देता है। अब अगर कस्टमर को लगता है कि हमें ये प्रोडक्ट फ़ायदा करेगा, हमको इस प्रोडक्ट के थ्रू सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, तो वो डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करेगा और उस प्रोडक्ट को अपने घर तक मंगवा लेगा। तो इसमें फ़ायदा दोनों को हो रहा है, सेलर को भी और बायर को भी हो रहा है कि दोनों को दोनों चीज़ें मिल जा रही हैं, यानी जो मिडिल मैन के थ्रू जो कमीशन देना होगा उन्हें वो नहीं देना पड़ा, सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो और बायर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट में मिलावट नहीं होने का चांसेस, यानी जो मिडिल मैन है वो कभी कभी क्या करता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो कुछ प्रोडक्ट में मिलावट कर देता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो कंपनी के लिए अच्छी नहीं साबित होती है, यानी कस्टमर को तो यही लगेगा कि कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट में कमी किया है या अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया है, तो कंपनी का कभी कभी रेपुटेशन एज वेल एज गुडविल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें से बचा जा सकता है जब सेलर जो है वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवा दे।
नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, एब्सेंस ऑफ बैड डेब्ट्स। इसमें बैड डेब्ट्स का जो है वो मेंशन नहीं होता है या बैड डेब्ट्स होने का चांसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर ऑर्डर करता है, उसके घर तक वो प्रोडक्ट रीच करवा दिया जाता है, फिर वो उसी समय उसे पेमेंट कर देता है। यानी यहाँ पर जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसका ऑप्शन नहीं दिया जाता है। क्रेडिट फैसिलिटी बहुत सारे रिटेलर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन देना उन रिटेलर के लिए अच्छा होता है जिनका एक पर्टिकुलर प्लेस पर शॉप हो, यानी जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं और वो कस्टमर उनके रेगुलर कस्टमर होने चाहिए, क्योंकि वो अननोन को कभी भी क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं देता है। क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन उसे दिया जाता है जो उसके रेगुलर बायर्स हो या रेगुलर कस्टमर हो। तो मेल ऑर्डर रिटेलिंग में यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट बिल्डअप हो रहा है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो रहा है या पब्लिसिटी के थ्रू हो, तो मेल पब्लिसिटी के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हर कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन दे दिया जाए तो मैक्सिमम चांसेस है कि जो बिज़नेस है वो डूब जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है, क्योंकि कस्टमर जब ऑर्डर करता है और जब वो प्रोडक्ट पोस्टल सर्विसेज के द्वारा उसके घर तक रीच करता है या उसके डोर तक रीच करता है, तो प्रोडक्ट लेने से पहले वो क्या करता है, कैश पेमेंट करता है। ओके, उसने भुगतान कर दिया, तब उसे पोस्टमैन के द्वारा या जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा ही उसे वो प्रोडक्ट हैंडओवर किया जाता है। हैंडओवर तब तक नहीं करेगा जब तक उस प्रोडक्ट का भुगतान उस पर्टिकुलर कस्टमर के द्वारा ना हो जाए। तो इसमें बैड डेब्ट्स यानी नुकसान होने का जो चांसेस है वो कम होता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होता है जनरल स्टोर्स में या अदर स्टोर्स जो एक पर्टिकुलर शॉप पे कैरी होते हैं, वो अपने बिजनेस को ज़्यादा डेवलप करने के लिए या कस्टमर के नज़र में बहुत अच्छा बनने के लिए वो लोग क्रेडिट फैसिलिटी देने लगते हैं। उससे क्या होता है कि कस्टमर उन पर फेथ भी करने लगता है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो समय पर पैसा नहीं दे पाते हैं या पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसका जो नुकसान बेयर कौन करेगा, वो सेलर करेगा। क्योंकि केवल वही एक पर्टिकुलर बिजनेस है जिसके थ्रू वो प्रॉफिट अर्न भी करता है, अदर लायबिलिटीज़ को भी पूरा करता है। तो लायबिलिटीज़ वो तभी पूरा कर पाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तभी पूरा कर पाएगा, दायित्व वो तभी पूरा कर पाएगा जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन उसने अपने प्रोडक्ट को तो सेल कर दिया, लेकिन वो पेमेंट करेंगे तो ये प्रॉफिट अर्न करेगा। केवल प्रोडक्ट दे देने से तो वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने समय पर पेमेंट नहीं किया और हो सकता है कि वो दूसरी जगह मूव ऑन कर जाए, जिसका नुकसान जो है वो केवल और केवल उस पर्टिकुलर शॉप वाले को होने वाला है। देयर इज़ नो रिस्क ऑफ लॉसेस। इसमें लॉस होने का कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि ये कैश पर बात करता है। ड्यू टू बैड डेब्ट्स एज ऑल द सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस। जितना भी सेल होगा, यानी जितने भी इसमें प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाएगा, वो इसमें क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। क्या दिया जा रहा है? कैश के बेसिस पर। आपने एडवर्टीज़मेंट को पढ़ा, यानी जो कस्टमर है उसने एडवर्टीज़मेंट को पढ़ा, पढ़ने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो वो ऑर्डर करेगा। वो प्रोडक्ट ऑर्डर होने के बाद उसके घर तक रीच करेगा, फिर हैंडओवर तभी किया जाएगा जब वो कैश में उसका पेमेंट कर देगा, या जो उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा या जो पोस्टमैन आएगा उसे वो पहले कैश देगा, उसके बाद फिर उसको वो प्रोडक्ट हैंडओवर किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 4, वाइड प्लेसेस। दिस बिजनेस कैन कैप्चर अ वाइड मार्केट। ये जो बिजनेस है और ये जो कैप्चर करता है एरिया, यानी बहुत बड़ा एरिया कैप्चर करता है। ये एक पर्टिकुलर जनरल स्टोर है और ये इस पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर कर, यानी इस एरिया में जितने कस्टमर्स हैं केवल वो उनको ही डील करेगा, बगल वाले एरिया को या अदर लोकेलिटी को या अदर कॉलोनी को वो डील नहीं करेगा। उसका जो पर्पस है केवल इसी लोकेलिटी के रिगार्डिंग उसने अपने बिजनेस को ओपन किया है या बिजनेस को रन कर रहा है।
लेकिन जो मेल ऑर्डर रिटेलिंग है ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए सीमित नहीं होता है या किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए इसको रन नहीं किया जाता है, क्योंकि जो ये इसका मार्केट होता है वो वाइड रेंज का मार्केट होता है। एज गुड्स कैन बी सेंड टू ऑल प्लेसेस हैविंग पोस्टल सर्विसेज, वहाँ पर सेंड किया जा सकता है जहाँ पर पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल हों, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लेसेस पर तो पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल हैं। ओके, आज इंडिया की ही बात करते हैं तो इंडिया के हर प्लेस पर पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल है। अब अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है, उसने ऑर्डर किया, बायर के कस्टमर के द्वारा ऑर्डर किया गया, अब सेलर क्या करेगा, उसके एड्रेस पे उस गुड्स को सेंड करेगा। तो इंडिया के किसी भी प्लेस पर, किसी भी लोकेलिटी में उस प्रोडक्ट को ईजिली सेंड किया जा सकता है थ्रू पोस्टल सर्विसेज, यानी पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से उस प्रोडक्ट को ईजिली सेल आउट किया जा सकता है, ईजिली रीच करवाया जा सकता है मैक्सिमम कस्टमर तक, यानी जितने भी कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट में अगर इंटरेस्टेड हैं तो उनके एड्रेस पर उस प्रोडक्ट को ईजिली रीच करवाया जा सकता है। देयर इज़ नो जोग्राफिकल लिमिट ऑफ मार्केट, जोग्राफिकल बाउंड्री जो होता है यानी उसको आप क्रॉस नहीं कर पाओगे या क्रॉस करने में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मेल ऑर्डर रिटेलिंग में इंक्लूडेड नहीं होता है, वो मैक्सिमम कस्टमर तक रीच करवाया जा सकता है। एक टारगेट मार्केट नहीं होता, यानी जितने इंडिया में जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पर ईजिली रीच करवाया जा सकता है पोस्टल सर्विस के द्वारा। लेकिन ये है कि यहाँ पर कैश पेमेंट करना होगा, क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, कन्वीनियंस। द कस्टमर गेट्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स एट हिज डोर स्टेप, कस्टमर को आसानी मिलता है या फैसिलिटी दिया जाता है कि वो अपने घर में रहे और उसके घर तक वो प्रोडक्ट को डिलीवर करवा दिया जाए, यानी जो प्रोडक्ट का डिलीवरी है उसके घर तक रीच करवा दिया जाए। सेलर के द्वारा उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू दिया गया या मेल पब्लिसिटी के थ्रू दिया गया। कस्टमर इंटरेस्टेड है, उसने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब उसे कहीं और विज़िट नहीं करना है, किसी और दुकान में नहीं जाना है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, वो अपने घर पर है। पोस्टमैन आएगा या डिलीवरी मैन आएगा, उसके घर तक आकर के वो प्रोडक्ट वो उसे हैंड ओवर कर देगा, यानी उसका जो टाइम है वो किल नहीं होगा, टाइम बर्बाद नहीं होगा, वो उस टाइम को किसी और काम में लगा सकता है या उसी समय वो कुछ और भी काम कर सकता है। यानी अगर हम अदर रिटेलर्स की बात करते हैं या अदर रिटेलिंग की बात करते हैं तो कस्टमर को टाइम पर या टाइम के अकॉर्डिंग किसी प्लेस पर विज़िट करना होता है या किसी शॉप पर वो जाएगा, वहाँ पर जाएगा तो दूसरे सारे काम उसके पेंडिंग हो जाएंगे। यानी अभी वो टाइम दे रहा है शॉपिंग में, रिटेलर के पास है, तो दूसरे काम तो अभी नहीं वो कर रहा है, तो उसको अपने घर से उस प्लेस पर जाना पड़ेगा या उस मार्केट में जाना पड़ेगा। लेकिन मेल ऑर्डर रिटेलिंग में वो अपने घर पर रह करके अदर एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है और वो प्रोडक्ट उस तक पहुंच जाएगा जिसका उसने ऑर्डर दिया है। दिस रिजल्ट इन ग्रेट कन्वीनियंस टू द कस्टमर एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट द शॉप। ये बहुत बड़ा फैसिलिटी दिया जाता है, कन्वीनियंस है कस्टमर्स के लिए कि उन्हें कहीं और शॉप पर विज़िट नहीं करना। यानी अगर आप जनरल स्टोर्स की बात करोगे या अदर रिटेलर्स की बात करोगे तो हर कस्टमर को किसी ना किसी शॉप पर विज़िट करना होगा, तभी वो प्रोडक्ट को परचेस कर पाएगा, तभी वो प्रोडक्ट को ले पाएगा। तो उसके लिए उसे के दूसरे काम को थोड़ा समय के लिए छोड़ना पड़ेगा, पेंडिंग करना पड़ेगा, तभी वो दूसरा काम यानी शॉपिंग कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी ये मिल रहा है कि वो साथ में बहुत सारे काम को ईजिली कर सकता है किसी भी रिस्ट्रिक्शन के या किसी भी प्रॉब्लम में। ओके, यानी ज़्यादा प्रॉब्लम को वो फेस नहीं करेगा और दूसरे काम भी वो ईजिली परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, स्टैंडर्ड गुड्स।
ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स आर ट्रीटेड थ्रू द मेल ऑर्डर। मेल ऑर्डर के थ्रू जो प्रोडक्ट सेल आउट किया जाता है, उस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होता है या जो उसका स्टैंडर्ड होता है वो सेलर के द्वारा मेंटेन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल मैन है उसको तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया गया है। मिडिल मैन का कोई रोल नहीं है। अगर मिडिल मैन होता तो हम कह सकते हैं कि अडल्ट्रेशन होने का चांसेस होता, मिलावट होने का चांसेस होता, लेकिन अडल्ट्रेशन तभी पॉसिबल है जब मिडिल मैन होगा, लेकिन यहाँ पे तो मिडिल मैन है नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है बायर और सेलर के बीच में। तो मेल ऑर्डर के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है तो मैक्सिमम चांसेस यही है या ज़्यादातर उम्मीद यही की जाती है कि जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होता है या एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। देयरफॉर द बायर आर एबल टू हैव फेथ, यानी बायर्स क्या करते हैं, फेथ दिखाते हैं, फेथ भरोसा दिखाते हैं इस तरीके के सिस्टम पर। ओके, वो फेथ कब नहीं दिखाएंगे, जब उनके साथ किसी तरीके का फ्रॉड होगा, धोखा किया जाएगा। कौन करेगा, सेलर ही करेगा। लेकिन सेलर के साथ साथ कुछ इंक्लूडेड होते हैं एजेंट्स या मिडिल मैन जिन्हें हम बोलते हैं। उनकी कमी के कारण या उनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है उस प्रोडक्ट के थ्रू, तो वो लोग उसमें अडल्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कस्टमर को नुकसान हो जाता है। तो कस्टमर जो है वो फेथ नहीं दिखाता है। लेकिन जब डायरेक्टली सेल आउट हो रहा है वो प्रोडक्ट सेलर के द्वारा बायर को, तो अडल्ट्रेशन होने का चांसेस नहीं है। और ये माना जाता है कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर हम करते हैं या मेल ऑर्डर के थ्रू अगर हम लोग शॉपिंग करते हैं तो ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है वो अच्छी कंपनी का सेल हो रहा है। तो अच्छी कंपनी के द्वारा या रेपुटेटेड कंपनी के द्वारा अगर वो प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सेल किया जा रहा है तो उनके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कमी या खामियां नहीं निकलती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 7, चीप गुड्स। द कस्टमर गेट्स द गुड एट चीप रेट। चीप गुड्स का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो चीप रेट मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कम से कम खर्च के साथ या कम से कम प्राइस में किसी भी कस्टमर को वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा ड्यू टू द कंपटीशन इन मेल ऑर्डर बिजनेस। आप देखोगे कि जितना भी मेल ऑर्डर बिजनेस आज के समय पर कैरी हो रहा है, अब उनमें भी कंपटीशन हो गया है। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि हम अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम कस्टमर तक रीच करवाएं, हम अपने बिजनेस को किसी एक एरिया तक सीमित करके नहीं रखें, यानी जो एरिया है वो अब फैलना चाहिए। हम मैक्सिमम एरिया को कैप्चर करें या मैक्सिमम एरिया को कवर करें। अगर हम मैक्सिमम एरिया को कवर करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स तक हम अपने प्रोडक्ट को रीच करवा पाएंगे। तो जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो फ़ायदा होता है कस्टमर्स को, उन्हें अच्छा प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है और उन्हें सेटिस्फैक्शन भी पूरा मिलता है। अब उनके पास ऑप्शंस होता है, तो जब ऑप्शन दिया जाएगा तो वो बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे, रीजनेबल प्राइस पर कम से कम दामों में उन्हें बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली जो डील किया है या जो डिस्कस किया है वो एडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर रिटेलिंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीमेरिट्स, लिमिटेशंस या जिसे हम डिसएडवांटेज बोलते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे।